अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान में एक सानहे ने जन्म लिया जब एक प्राइवेट ट्रस्ट के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और अमले की लापरवाही की वजह से 12 मरीजों की बेनाई चली गई। लईक रफ़ीक निजी ट्रस्ट हॉस्पिटल में 2 हफ्ते कबल 16 अफराद के मोतिये का ऑपरेशन किया गया था, जिनमें से 12 अफराद को ऑपरेशन के अगले रोज़ ही आँख में शदीद दर्द की शिकायत हुई, इन्फेक्शन हुआ और फिर उनकी रोशनी चली गई। इस अंदोनाक वाक़े पर मरीज़ और लवाकिन ने एहतजाज करते हुए महकमा सेहत पंजाब से उस आई सर्जन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आज हरकत पे आया है और इस प्राइवेट हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर सील किया गया है, वहाँ से रिकॉर्ड को कब्जे में लिया गया है। कमीशन के मुताबिक मामले की इब्तदाई इंक्वायरी में डॉक्टर्स की कोताही सामने आई है, अलबत्ता हतमी रिपोर्ट कल तक मुकम्मल हो जाएगी। इस सारे मामले की तफसीलात आपको दिखाते हैं ज़ुहैब अहमद की इस रिपोर्ट में। डॉक्टरों की गफलत ने शहरियों की दुनिया अंधेर कर दी। 20 मार्च को मुल्तान के लईक रफ़ीक अस्पताल से आंखों में मोतिया का ऑपरेशन कराने वाले 16 में से 12 अफराद चंद घंटों बाद ही दर्द और दीगर पेचीदगियों का शिकार होने लगे तो फरियाद देकर अस्पताल पहुंचे, जहां इंतजामिया ने उन्हें एक रात अस्पताल में रखकर सुबह फारिग कर दिया। तमाम मरीजों की बिनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। पहले तो मेरी 30 या 35% बनाई थी मेरी, और अब मुझे एक रत्ती भर भी नज़र नहीं आ रहा और पीप मेरी आंख से बह रही है। तू कह रहा है मैं छुट्टी देता हूँ। कहने लगे नहीं, ये जो लेंस पड़े हैं ये 5-6 दिन के अंदर काम शुरू करेंगे अपना, और ये मैं ड्राप देना, जैसे जैसे आप ड्राप आते जाएंगे आप आराम होता जाएगा। घर आने के बावजूद फिर मेरे को दर्द हुए, मैंने फिर डॉक्टर को कॉल की। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने वाक़ये का जिम्मेदार डॉक्टर्स की गफलत को करार देते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट देने का इंदिया दिया। सारा चीज़ों को हमने खुद भी जायज़ा लिया है, जितना इनका रिकॉर्ड था वो अपने कब्जे में लिया है, और जो इनके ऑपरेशन थिएटर है उसको भी हमने सील किया है। नेग्लिजेंस है डॉक्टर की जो है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमारी जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे में इंशाल्लाह हम उसको मुकम्मल करेंगे, और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं हुई, बल्कि इन्फेक्शन से तमाम अफराद की बिनाई मुतासिर हुई। मुतासर अफराद के ऑपरेशन के लिए आंखों के लेंस समेत तमाम अखराजात ट्रस्ट ने खुद अदा किए। मुतासरा शहरियों ने हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सेहत कार्ड की सहूलत का इस्तेमाल करते हुए मोतिया के लिए आंखों की सर्जरी करवाई थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आंखों की गलत सर्जरी के मामले का नोटिस लेते हुए महकमा सेहत को वाक़ये की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। पंजाब हेल्थ केयर ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर साकिब अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फरमाइएगा कि पहले तो ये बताएं कि एक्चुअली कितने पेशेंट जो हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए इस पूरी चीज़ से। जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। 20 मार्च को ये ऑपरेशन हुए थे मोतिया के या कैटरेक्ट के 16 मरीज़ों के। जैसे आप अपने अभी इब्तदाई कलमात में बता रहे थे कि ऑपरेशन करके इनको घर जाने दिया मरीज़ों को, और 2 दिन के बाद ये शिकायत शुरू हो गई और मरीज़ आए इनके पास, आँखों में उनको दर्द था और डिस्चार्ज था। तो हॉस्पिटल ने उनको दाखिल किया कुछ को और दवाइयाँ दे के तो उनको भेज दिया। जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई मीडिया पे 2 अप्रैल को, तो 3 अप्रैल को ही हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू की, और आज मैं ख़ुद भी यहाँ पहुँचा और सारी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसका मैंने उसका मायना किया। रिपोर्ट हमारी जो है वो इंशाल्लाह इब्तदाई रिपोर्ट तो अभी मुकम्मल है, लेकिन फ़ाइनल रिपोर्ट कल तक मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि जो हमने इसके ऑपरेशन थिएटर के कल्चरल स्वैब लिए हैं वो 72 आवर्स के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। तो उसका हमें इंतज़ार है, और उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे गवर्नमेंट को और अपने बोर्ड को भी। इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो ऑपरेशन में जो स्टरलाइजेशन के स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं उसको वायलेट किया गया है, और पुअर हैंडलिंग थी पेशेंट्स की, जिसकी वजह से क्रॉस इन्फेक्शन हुआ इन मरीज़ों को जो है। गोया के तो 16 में से 4 मरीज़ ऐसे हैं। जी डॉक्टर साहब, गोया के जो इक्विपमेंट है जो सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है वो प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं था, और परहैप्स एक ही इक्विपमेंट जो था, एक ही जो इक्विपमेंट था वो
कई मरीज़ों पे इस्तेमाल किया गया और शायद वो एक इन्फेक्शन से एक इन्फेक्शन दूसरे मरीज़ पे, दूसरे से तीसरे पे ट्रांसफ़र होता गया, या जितना भी इक्विपमेंट था जो सर्जरी में अलग-अलग कैटरेक्ट में इस्तेमाल होता था, वो कोई भी जो था वो प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज नहीं था? शुरू में इन्होंने इसको स्टेरिलाइज किया, लेकिन प्रोटोकॉल ये है कि आप जब भी दूसरा ऑपरेशन करेंगे तो ग्लव्स को भी चेंज करेंगे और आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आप नए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे या उन्हीं को दोबारा से स्टेरिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है और जो ओटी का अमला था, उससे हमें जो रिपोर्ट मिली है, एविडेंस मिला है, उसमें उनसे गफलत हुई है और उन्होंने कुछ मरीज़ों पर एक ही ग्लव्स के साथ और एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से ये क्रॉस इन्फेक्शन हुआ। तो जो सफ़र किया है डॉक्टर साहब, ये 16 में से 12 पेशेंट्स ने सफ़र किया है, और वो जो उनकी इन्फेक्टेड आई थी या जिसमें सर्जरी हुई, जिसमें कैटरेक्ट हुआ, उसमें टोटल लॉस ऑफ आई साइट है। ये कहना अभी थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा कि टोटल उनका ब्लाइंडनेस है या लॉस ऑफ साइट है। कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ यानी लॉस ऑफ साइट है, और कुछ मुझे ख़दशा है कि कुछ ऐसे होंगे ज़रूर जो कंप्लीट लॉस ऑफ साइट जिनका हो जाए होगा। ये हमें जो कल हमारी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम मुकम्मल आपको बता सकेंगे ये चीज़। डॉक्टर साहब, ये पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर्स होती है वो उसमें भी तो ऑब्वियसली एक मैनेजमेंट होती है कि अगर आप डिटेक्ट करें कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर आपको उसके लिए ज़ाहिर है ऑब्वियसली एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट या इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो आपको लग रहा है कि उसको रिस्पॉन्ड किया था जब इतने सारे पेशेंट्स इस किस्म के इन्फेक्शन के साथ आए, और जैसे कि इतने बहुत ही डिफरेंट किस्म का डिस्चार्ज जो था पेशेंट्स रिपोर्ट कर रहे थे, तो जो रिस्पांस था पोस्ट ऑपरेटिव रिस्पांस वो कुछ मैच करता था जो क्राइसिस था उससे? क्योंकि इसमें ऑपरेशन के दौरान ही क्रॉस इन्फेक्शन हो चुकी थी, उन्होंने जब ऑपरेशन किया अगले दिन इनको घर जाने की इजाज़त दे दी, और इन्फेक्शन जब उसने अपना जो पीरियड उसका था वो मुकम्मल हुआ अराउंड आफ्टर 48 आवर्स, तो फिर उसमें से बहुत से पेशेंट दोबारा हॉस्पिटल आए। उस वक्त इन्होंने उनको एंटीबायोटिक और दूसरी चीज़ें दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक देर हो चुकी थी और इन्फेक्शन जो थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो डॉक्टर साहब, ये जो SOPs इस सर्जरी में हमने देखी, इस थिएटर में हमने देखी, तो ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ इस वक्त इस दिन ये एक इन लोगों के साथ इन्होंने इस किस्म की ये हरकत की है, जिसको हम नेग्लिजेंस तो नहीं कह सकते कि ये तो एक बहुत ही एक सीरियस किस्म की एक वायलेशन है नॉर्मल SOPs की। तो कैसे हम कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में बाकी जो सर्जरीज़ होती हैं, बाकी जो प्रोसीजर्स होते हैं, वहाँ पे किसी सूरत में भी जो बेसिक स्टेरिलाइजेशन या क्लीनलीनेस और जो इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको ऑब्ज़र्व किया गया हो कभी? जी, इसमें जो चीज़ जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, जो चीज़ सामने आई तो वो ये मालूम हुआ कि इस हॉस्पिटल में ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आँख का शोबा पहले नहीं था। तो इस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने इसी साल जनवरी में ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी का शोबा भी इस्टेब्लिश करेंगे, और इन्होंने ये डॉक्टर को हायर किया, और ये इनकी पहली समझें कि मेजर सर्जरीज़ थी जो इन्होंने यहाँ पे की, क्योंकि यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी का प्रॉपर डिपार्टमेंट कायम नहीं था। तो इन्होंने डॉक्टर को इजाज़त दी कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ लेकर आएँ। वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स और अब उनके साथ जो असिस्टेंट थे, जो कि हमें पता चला कि ही इज़ ऑल्सो नॉट प्रॉपर क्वालिफाइड असिस्टेंट, वो उनके साथ आए और इन्होंने ये यहाँ पे सर्जरीज़ की। इसमें मैं समझता हूँ कि डॉक्टर के साथ साथ जो हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी काफ़ी रोल है इस लैब्स में और नेग्लिजेंस के अंदर जो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब अजीज़, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब हेल्थ केयर बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अच्छा एक्सपीरियंस किया है, आवाम के साथ लाइव टेलीथॉन में वो बैठे हैं और बराह रास्त उन्होंने 2-2.5 घंटे तक आवाम की बात सुनी है। जाहिर है आवाम की नफ्स पे हाथ हुआ है, अब देखना यह है कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इसी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। कौम से तकरीबन 2 घंटे तक उन्होंने लाइव बातचीत की, सवालों के जवाब दिए। प्रोग्राम तो 3 घंटे तक चला। यकीनन एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। आवाम के मसाइल सुने, उनके सवालात के खुलकर जवाब दिए। कल ये दूसरा मौका था, लेकिन पहली बार था जब ये लाइव गुफ्तगू हुई है। इससे पहले भी उन्होंने आवाम से टेलीफोन कॉल्स उनकी ली थी, मगर वो लाइव नहीं थी, और ये पहली बार था कि ये लाइव एक्सपीरियंस हुआ है। इससे कबल 1 फरवरी को वज़ीर आज़म ने आवाम की टेलीफोन कॉल्स का जवाब दिया था, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया वो लाइव नहीं था। यकीनी तौर पे ये एक अच्छी और उम्दा काविश है। इससे वज़ीर आज़म को आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखने में मदद मिली, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान से आवाम ने उनको कॉल्स की और हर तरह के मौज़ूआत पे उनसे बात की। और ये जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, 2 घंटे तक ये तो बराह रास्त सवाल जवाब होते रहे हैं। प्रोग्राम पूरा 3 घंटे तक चला, जिसके दौरान ब्रेक्स भी होते रहे और तमाम चैनल्स पे बराह रास्त देखा गया। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। जी अमरीन, बिल्कुल ये आप यकीन कर लें अमरीन, घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हेलो जी सुन रहा हूँ। हेलो जी आ रही है आवाज़? जी बोले। आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बोल रहे हैं जी? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। प्लाट लिया था कराची में और 10 लाख का लिया था और 27 लाख में इंस्टॉलमेंट जमा कराई है। हमें ना प्लाट दिया ना पैसे दिए। आपका पूरा नोट कर लेना प्लीज, इनका नाम पता सब कुछ। करप्शन का तो ये हाल हो गया कि पहले तो कहते थे कि जी इतने पैसों में ये काम हो जाएगा, अब सख्ती हो गई है जी, अब तो कीमत भी बढ़ गई है। ये जरा रुबीना गौर से मेरी बात सुने कि हो क्या रहा है हमारे मुल्कों से। अब मैं इमरान खान हर रोज करप्शन की बात करे, लोग तो तंग आ जाए सुन के जी, कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा। तलागंज से जो मियां वाली आने वाली रोड है, इस वक्त उसका बुरा हाल है। मैं उस सड़क के ऊपर रात के हर टाइम पे ट्रैवल किया हुआ। 1-2 तो बड़ा मेरा बुरा एक्सीडेंट होने वाला था, अल्लाह ने मुझे खास बचाया। माजरत के साथ कि आपकी काबीना में भी वो नजर आते हैं माफिया। जी मंजूर साहब देखें, ये जहाद हम लड़ रहे हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जहाद लड़ने जा रहा होता हूँ। तो सिर्फ मैं आपको कहना चाहता हूँ, सब्र करें। इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान पता चला, और यकीनन ये कोई एक अचंभे की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा मसला बढ़ती हुई महंगाई है। और इसके मुतालिक वज़ीर आज़म से बहुत सवालात किए गए, बार बार सवालात किए गए, और वज़ीर आज़म का कहना था कि महंगाई पर काबू पाने के लिए वो कर रहे हैं। माफिया जानबूझकर कीमतों में इजाफा करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। कई चीज़ों की महंगाई ऐसी है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ठीक कर सकते हैं। एक महंगाई है, एक किसान जो भी अपनी पैदावार है वो एक कीमत के ऊपर वो लेके जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन उस मार्केट से जब वो चीज़ आपके पास पहुंचती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। वो किसान बेचारे को पूरे पैसे नहीं मिलते, बीच में मिडल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है। इसका अब हम एक तोड़ लेके आए कि हम डायरेक्टली जो मंडी से एक इस तरह चीज करेंगे, डायरेक्टली वो चीजें जाएंगी लोगों के पास और वो किसान को भी ज्यादा पैसा मिल जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी। फिर एक बदकिस्मती से एक और अब चीज हमने आहिस्ता आहिस्ता इंक्वायरीज में पता चला, यहाँ बैठे हुए हैं माफिया जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ाते हैं। लेकिन ये आप यकीन कर लें, सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम ये कंट्रोल करें। इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है और इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। यकीनन अवामी शिकायत में जो बड़ी शिकायत है, एक जानिब महंगाई है, दूसरी जानिब अवाम महसूस करते हैं कि इमरान खान हुकूमत के दौर में एक जानिब न सिर्फ ये कि महंगाई में इजाफा हुआ है, बल्कि करप्शन से मुताल्लिक भी जो उनका एक बहुत बड़ा सरदर्द है, बेहतरी देखने में नहीं आ रही और करप्शन हर जानिब नज़र आ रही है। करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। अब कई आपके सामने हैं कि वो जजेस ने उठ के एक कन्विक्टेड आदमी को, हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी सिक्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी, हम नहीं लड़ सकते। अगर इसके अंदर नैब ने सही केसेस बनाने होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ बड़े बड़े
करप्ट लोगों को उनको ऐसे शादियों पे बुलाया जाता है जैसे कोई वीआईपीज आ रहे हैं, वो जेल से नैब से निकल रहे हैं, उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है। लोग उनको जब बुरा ही नहीं समझेंगे तो क्या आपका ख्याल है कानून बनाने से करप्शन खत्म हो जाती है? ताकतवर के ऊपर जब हाथ डालते हैं आसान काम नहीं है। उनके पास जो वकील है उनको 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, हमारा है नैब का वकील या जो भी गवर्नमेंट का वो चंद लाख रुपए ले रहा है। तो ये एक जहाद है, ये जंग इंशाल्लाह हमने जीतनी है। हमने जीतनी इसलिए है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल इस जंग में है। वज़ीर आज़म ने बराह रास्त अवाम की आहो-बका सुनी, एक अपना लिहाज से एक्सपीरियंस था, इस पर तज़िया लेते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का यूनिक एक्सपीरियंस, वक्फे से कबल बात कर रहे थे। बराह रास्त अवाम की बात सुनी, सवालों के जवाब दिए लाइव टेलीविज़न पर। इस एक्सपीरियंस के हवाले से इसका तज़िया लेते हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक न्यूज़ एनालिस्ट जनाब मज़हर अब्बास हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। यकीनन एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि लाइव ट्रांसमिशन हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने 1 फरवरी को की थी वो रिकॉर्डेड टेलीविज़न पे चली और बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आप बताइए कि इसका मकसद क्या था और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को? शुक्रिया कामरान। मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। देखिए, कभी भी पॉलिटिकल लीडर को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, अपोजिशन में हो, यानी अगर आप आवाम से ही हिचकिचाएंगे, आवाम से बात करते हुए हिचकिचाएंगे तो फिर आप किस तरह के लीडर हैं? तो मेरा ख्याल है जब, और ख़ास तौर पे जब आप एक ऐसे मनसब पर बैठे हैं कि जहाँ से आप फैसले कर सकते हैं, वो इसको एक ज़माने में अगर आपको याद हो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुली कचहरी किया करते थे जाके, और उसमें बड़े सख्त सवालात भी होते थे, क्वेश्चन भी होते थे। लेकिन ज़ाहिर है आजकल की सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल में शायद, और ख़ास तौर पे कोरोना की सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं है। तो ये जितना कम से कम महीने में एक मरतबा ज़रूर प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, और इससे चाहे उनकी टीम वो हो, लेकिन कभी भी इससे खौफज़दा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई फ़र्ज़ करें कोई बहुत ही सख्त सवाल आ जाए, माँ सिवाय इसके कि कोई इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स आ जाएं जिसको आप कोई भी किसी भी तरीके से नहीं बर्दाश्त कर सकता, चाहे किसी भी हवाले से हो। लेकिन अगर कोई सख्त सवाल प्राइम मिनिस्टर से हो रहा है तो एक पॉलिटिकल लीडर को, एक डेमोक्रेटिक लीडर को कभी भी उससे डरना नहीं चाहिए, उससे खौफज़दा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमेशा बात उसके हक़ में जाती है कि अगर किसी ने, जैसे कल एक आध सवाल जो प्राइम मिनिस्टर से हुए, और मुझे जनरली क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बुरे नहीं लगे, मेरा ख्याल है अच्छे क्वेश्चंस थे। बहुत से तशनगी हमेशा रह जाती है, बहुत से सवालात ऐसे होते हैं कि जिस पे शायद उस तरीके से, और एक आम आदमी की सतह पे जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो वो बड़ा डिफरेंट नेचर का होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इस चीज़ को अलाउ करना चाहिए कि अगर कोई सख्त सवाल भी कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर के माथे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। मगर ये एक्सपीरियंस इस लिहाज से भी बड़ा इनरिचिंग है ना मज़र, के ये आप बराह रास्त आवाम की पल्स आपके पास है, और अगर आप वाकई एक, जैसे कल जेन्युइन एक्सरसाइज थी, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए हाथ में आपकी चीज़ आएगी। आपको पता चलेगा कि अब आप, जैसे कि हमें साफ पता लग रहा था लोग पागल हो रहे थे महंगाई के मामले में, कह रहे थे आपकी हुकूमत में महंगाई बढ़ गई, और ये कि आपकी हुकूमत में करप्शन भी वैसी की वैसी है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब देखना ये है कि कितना लेसन लर्न करती है उनकी हुकूमत और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर। देखिए कामरान, एक तो ये कि ये जितने क्वेश्चंस हुए इनको गैदर करना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद अपना माइंड इस पे अप्लाई करना चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ज़ाहिर है आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलती हैं, वो किस हद तक जो है सही है या नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ एक जनरल नेचर है कि वज़ीर आज़म को कोई भी हो उसको प्लीज़ करने के लिए खुशामदी लोगों की बड़ी तादाद होती है। लेकिन ऐसे सवालात जब आते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर को अपनी टीम से ये ज़रूर पूछना चाहिए माफ़ कीजिएगा, कि क्या ये जो आवाम ने सवालात किए, ये कभी सवालात आपने मुझसे क्यों नहीं किए? आपको भी मुझसे ये सवालात करने चाहिए। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर को एकदम ताज्जुब हो, सरप्राइज़ हो। लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जिस तरह आपने भी कहा कि आपको पता चलता है कि निचली सतह तक क्या सोच पाई जाती है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या चीज़ चाहते हैं, क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं एक प्राइम मिनिस्टर से। तो मेरा ख्याल है इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रहना चाहिए, इसको किसी भी तरीके से, और इसको एक तरीके से हैबिट बना लेना चाहिए कि महीने में
चाहे आप महीने का पहला इतवार ले लें, महीने का आखिरी इतवार ले लें या कोई भी दिन रख लें, लेकिन 2 घंटे की गुफ्तगू आवाम से बराह रास्त होने में वज़ीर आज़म को नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा, उनकी गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान में न्यूज़ एनालिस्ट की एक बड़ी अक्सरियत ये समझती है कि पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन के इख्तलाफात घमसान की जंग में जो बदल गए हैं, ऐसा तो होना ही था। PDM की पार्लिमानी जमातें 2 धड़ों में बट चुकी हैं। एक धड़ा मुस्लिम लीग नून और JUIF की ज़ेर क़यादत है, जबकि दूसरा धड़ा पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी पर मुश्तमिल है। सेनेट इलेक्शन के बाद आज ऐवान बाला के पहला इजलास में PDM की अंदरूनी खींचातानी नुमायां थी। सेनेट की तारीख में शायद आज पहली बार अपोजिशन के 2 अलहदा इजलास हुए। एक इजलास अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में हुआ, दूसरा इजलास मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में। एक इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP के सेनेटर शरीक थे और दूसरे इजलास में मुस्लिम लीग नून, JUI, पश्तूनख्वा बिंदी अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP के सेनेटर्स थे। ऐवान में यूसुफ रजा गिलानी के खिताब के बाद आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब किया और चेयरमैन सेनेट सादिक सिजरानी से अपने हिमाया याफ्ता सेनेटर्स के लिए अलहदा अपोजिशन बेंचेस का मुतालबा किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेटर दिलावर खान ग्रुप को तोहफे के सेनेटर्स कहा, जिसके बाद सेनेट में शोर शराबा शुरू हो गया। अभी आ रहे हैं, अभी बाकी सेनेटर्स आ रहे हैं, तो पूरे नहीं है ना। उधर से पैगाम आ रहा था कि उन्होंने लीडर ऑफ हाउस से मीटिंग करनी। आई विल कैरी एवरीबडी विद मी। गवर्नमेंट की तरफ से कभी बोलने में अगर मुश्किल भी होगी, उनकी हम आवाज़ बनेंगे, हम उनकी तरफ से भी बोलेंगे। हम अपोजिशन बेंचेस पे हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए ये 27 लोग जो हैं, ये हम इकट्ठे वो अदा करते रहेंगे। ट्रेजरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए अपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई। हमें अपने दिल की बात करने दें। दिलावर खान साहब, आप अपने टर्न पे बात कर लें। चेयरमैन साहब तशरीफ रखें। सेनेटर साहब, आप अपने टर्न पे बात करें। जनाब सेनेटर साहब तशरीफ रखें, जरा हाउस इन ऑर्डर करा लें। ये जो आप सुन रहे हैं, ये सारी गुफ्तगू ये अपोजिशन की दोनों ग्रोहों के दरमियान थी, ये अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान नहीं थी। आज PDM के जनरल सेक्रेटरी शाहिद खाकान अब्बासी, जो इन मामलात में बहुत एहतियात से काम लेते हैं, आज उनका सब्र का दामन भी छूट गया। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी करने का इत्तला दी और PDM के फैसले की खिलाफ वर्जी पर बिलावल भुट्टो और असफद यार वली से 7 रोज़ में जवाब तलब किया। आज शो का नोटिस भेज रहे हैं इनको जी, दूसरी जमात जी भेज रहे हैं, आज भेज रहे हैं जी। अच्छा। क्या मतन क्या है सर उसका? मतन क्या है सर उसका? मतन ये है कि ये आपने किया है, अच्छा, आपने हुकूमती बेंच से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है। ये PDM के जो मंशूर है, जो बयानिया है, उसके खिलाफ PDM का फैसला होगा। मेरा काम तो शो कॉज जारी करना, जो सदर साहब का हुक्म था, जब जवाब आएगा उसको PDM कंसिडर कर ले। ये भी हुस्न इत्तफाक है कि एक हफ्ते से जब ये कैफियत पैदा हुई, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़, जो कि आवाज़ थी PDM की और सबसे गरजदार आवाज़ थी, बैक वक्त अलील हो चुके हैं। मौलाना साहब वक्ती तौर पे गोशा नशीन भी हैं, जबकि मरियम बीबी भी PDM के मामले में अब मायने खेज खामोशी बरकरार रख रही हैं। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं चूक रहे। बड़े पुरे एतमाद अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान और मरियम बीबी को खरी खरी सुना रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हज़म नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हज़म नहीं हुआ। हर वक्त हर मौके पे आर या पार के सियासत नहीं चलता। आपको बड़ा संजीदगी के साथ और ठंडा दिल के साथ फैसले लेने चाहिए। एक हौसले के साथ, कूल टेम्परामेंट के साथ वो अपना सियासत
करे। छोटे छोटे जेलसीज की वजह से इतना बड़ा मकसद जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मौलाना साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सदर है और हम उम्मीद रखते हैं वो किसी एक साइड नहीं लेगा। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त कर सकता है कि हमारा इत्तेहादियों में से लड़काना में घुस के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ मुखालफत कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद पीपल्स पार्टी फिर भी आज़ादी मार्च के साथ देता है, पीपल्स पार्टी फिर JUI को PDM का सरबराह मानता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना साहब हमसे नाराज़ हो सकता है। अब वो गरजदार नैरेटिव नहीं है, अब नैरेटिव है पीपल्स पार्टी का नून लीग के ख़िलाफ़, नून लीग का पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल 4 अप्रैल की वो तारीख गुजर गई जिसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। 4 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के आखिरी इजलास में कहा था कि वो इसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। हमारा उस वक्त भी कहना ये था और हमने इस प्रोग्राम में भी कहा कि इस 4 अप्रैल को कुछ नहीं होना, और हुआ भी यही, इजलास तक नहीं हुआ और इसका इंतज़ार कि इसके फ़ैसले क्या होंगे। शायद खाखान अब्बासी, मरियम नवाज शरीफ, फजलुर रहमान साहब को इसका इंतज़ार हो, लेकिन इस इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और मरियम नवाज़ के इज्तिमाई इस्तीफ़ों का फ़ैसला आना था, जो कि ना आना था ना आया। और पहले की तरह से PDM किसी भी मुश्तरका फ़ैसले पर ना पहले अमल दरामद हुआ और ना अब हुआ। अलबत्ता हर फैसले के बाद अपोजिशन लीडरशिप ने एक दूसरे को बेनकाब किया और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी है। बिलावल साहब को मैं जरूर ये याद दिलाना चाहूँगा, अगर मुस्लिम लीग नून के 81 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को न पड़ते तो वो क़यामत तक सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल करने के लिए PDM के फैसले को खिलाफ वर्जी की तो अमलन पीपल्स पार्टी ने खुद PDM को छोड़ने का ऐलान कर दिया। 3-4 शोकाज नोटिस तो हमें देने चाहिए, आपको PMLN को देना चाहिए कि आपने पंजाब में जो है वो PTI के साथ मामला तय करके इलेक्शन छोड़ दिया, अपने गिरबान में झांके। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करें। बेअसूली को जो है वो ना माफ किया जा सकता है ना इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर पीपल्स पार्टी अपनी इस बेअसूली पे जो है वो कायम रहेगी तो फिर मैं समझता हूँ कि उसका PDM के साथ चलना जो है वो मुश्किल नजर आता है। खुफी इजलास करने वाले पहले माजी में खुफिया मीटिंग्स करते रहे, अब पीपल्स पार्टी को शोकाज देने वाले पहले अपने गिरबानों में जाके क्योंकि उन्होंने क्या किया। आज उनकी लीडरशिप मुल्क से बाहर बैठी है और कुछ लोग जो हैं वो अभी भी इंतजार में कि उनको मुल्क से बाहर भेज दिया है। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं। पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट, एडिटर जनाब नजम सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, बड़ा ज़बरदस्त आपका तजुर्बा है। कुछ साथियों ने हमारे जिस वक्त से ये PDM बनी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, बहुत ऐसा लगा कि वाकई एक अपोजिशन अलायंस है और बड़ा प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट पे और यकीनन इसकी कोई बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ भी लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे होने वाली है। क्या आप उन लोगों में हैं जिनको कुछ किसी किस्म का इसमें शौक हुआ है या आपको हैरानगी हुई है जो आउटकम है? अस्सलाम वालेकुम कामरान। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि एक ऐसा स्टेज आनी थी जहां रास्ते जुदा हो जाने थे, मगर उस स्टेज तक आने के लिए जो यकजहती का इजहार किया वो एक टैक्टिकली अच्छा रहा इनके लिए, सबके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट डेफिनेटली बैकफुट पे चली गई। मगर ये तो बात वाज़ेह थी कि पीपल्स पार्टी कभी भी रिज़ाइन नहीं करेगी और ये बिल्कुल वाज़ेह था कि किसी न किसी स्टेज पे मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो बाकी जो नून लीग के जो लोग हैं जिनका और मकसद फ़र्क बयानिया था, मियां साहब का बयानिया जो है वो प्रिवेल कर जाएगा, वो डोमिनेट हो जाएगा, जिसमें आपने देखा उन्होंने गुजरावाला से लेके और अब तक एक अलग रवैया इख्तियार किया हुआ है, जिसके साथ मुस्लिम लीग के अंदर भी जो हॉक्स थे और डव्स थे वो अब सारे ही हॉक्स बन गए हैं। तो पहली बात तो ये अब तो इसलिए ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, मगर जो बात सरप्राइजिंग ये थी कि छोटी सी चीज़ के ऊपर जिसको अवॉइड किया जा सकता था, इस मुआहदे को थोड़ा आगे ले जाया जा सकता था, उसके ऊपर आके ये टूट फूट पड़े। लेकिन देखिए रेजिग्नेशंस परहैप्स जो भी एक्सपेक्ट कर रहा था वो शायद उसमें उसकी खुशगुमानी थी, लेकिन जिस तरीके से ये सेनेट अपोजिशन लीडर पे जो कि नून लीग वाले कहते हैं कि नकब लगाया
जरदारी साहब ने, और उनके और किस तरीके से वो छीन लिया और ख़ुद उसको हासिल कर लिया, और फिर जो दूसरी पीडीएम की पार्टीज़ थी वो देखती रही। आई थिंक वो सबसे बड़ी शॉकिंग डेवलपमेंट है जो शायद कोई देख नहीं सकता था कि इस तरह से वो अबेंडन कर देंगे बाकी पीडीएम को। आप सही कह रहे हैं ना, यही इशू था जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए था, ये छोटी सी चीज़ थी। जबकि नून लीग ने ये कंसीड कर दिया था कि गिलानी साहब चेयरमैन बनेंगे, जिस तरीके से वो सेनेट के अंदर आए, कुछ लोग क्रॉस ओवर करके उन्होंने सीक्रेटली वोट दे दिया। इसी तरीके के साथ तवक्को तो यही थी कि वो अब सेनेट लीडर भी बनेंगे, मगर आपने देखा वहाँ क्या हुआ, वो नहीं हुआ जो तवक्को थी। मगर उसके बाद जो हुआ, दो चीज़ें हुई ना। एक तो ये कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से को पैगाम भिजवाया डार साहब के ज़रिए कि जी ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है ये हमें दे दिया जाए। अच्छा, अब जो इन्होंने जो एक रीज़न दिया है, वो कहते हैं जी तारड़ साहब जो है वो मंजूर नहीं है, क्योंकि उनका वो एक ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं अदालत के अंदर जो कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि बेनज़ीर के जो कत्ल के अंदर मुलव्वस थे। अच्छा, मैं समझता हूँ यहाँ दो बातें। पहली बात तो ये है कि जरदारी साहब को यहाँ इस बात तक आना नहीं चाहिए था, और अगर आ भी गए, क्योंकि एक वादा किया हुआ था वो पूरा होना चाहिए था। और अभी भी अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि वो वोट्स जो हैं, वो 3 वोट, वो जो 7 वोट हैं वो सही हैं या गलत हैं। अभी भी हो सकता है कि गिलानी साहब चेयरमैन बन जाएं, मगर चले वो अभी उस वक्त तक तो इंतज़ार करनी चाहिए थी। मगर तारड़ साहब का जो ऑब्जेक्शन था जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब को ये बात मान जानी चाहिए थी। एक सेंसिटिविटी है, मान जाते आप, क्या इसमें इतनी बड़ी बात थी। कहते ठीक है जी, हम तारड़ साहब को नहीं, हम हमारे दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनको हम कर देते हैं, ताकि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ जो है इसको फिर हवा ना मिलती। गोया ये एक हार्ड एंड व्यूज़ थे, ओपिनियंस थे, जिसकी वजह से ये हुआ। मगर आप ये नहीं समझते कि ये स्क्रिप्ट था, ये एक प्लॉट था और बाकायदा एक कोरियोग्राफ्ड इवेंट्स थे? आप सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब ये गिलानी साहब सेनेट चेयरमैन नहीं बने, तो फिर उस वक्त जरदारी साहब ने ये सोचा, जिसे कहते हैं ना चेंज हिज ट्रैक। उससे पहले तो वो रजामंद थे कि जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो नून लीग का होगा। फिर उन्होंने वो जो ट्रैक चेंज किया, उसके अंदर उन्होंने ये पैक ढूंढा। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ठीक है यार, ये इस बंदा नहीं किसी और को कर देते हैं, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता उनके लिए कि फिर अब क्या पैक लिया जाए। मगर वो मौका मिल गया, नून लीग की तरफ से ये नहीं हुआ। अच्छा, अब बात ये है, देखिए ना, आपने खुद ही शुरू किया ये डिस्कशन। आप कहते हैं कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही हैं सेनेट के अंदर। पहली अनप्रेसिडेंटेड चीज़ तो ये है कि गिलानी साहब सेनेट के अंदर गए कैसे? वो कोई गवर्नमेंट के लोग थे या उनके एलाइज थे जिनके वोटों के जरिए से ये सेनेट के अंदर गए। फिर वो जब चेयरमैन की फिर वो दूसरा जब इलेक्शन की बारी आई चेयरमैन की, तो वहाँ वो लोगों ने वोट नहीं दिया। फिर जब ये वोट की बारी आई कि जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो फिर उसी किस्म के लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना है बाय बिकॉज गवर्नमेंट के लोगों ने या उनके एलाइज के लोगों ने उनको वोट दिया। और ये भी तो ये किस किस्म का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा? ये भी तो एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि एक तो टैग तो पहले कुछ और था कि जी किसी सूरत में भी गवर्नमेंट से बात नहीं करनी है और किसी भी लेजिस्लेशन में किसी किस्म की काम नहीं करनी है। और फिर गिलानी साहब अचानक स्पीकर असद कैसर के पास चले गए और वहाँ जाके उन्होंने बहुत ही तमाम जो इस वक्त प्रोसेस है आगे लेजिस्लेशन का और तमाम चीज़ों का, उसमें तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। और आज भी उनकी जो लैंग्वेज थी वो पीडीएम वाली तो लैंग्वेज ही नहीं थी। तो खाली सिर्फ ये नहीं हुआ है कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए, ये तो पूरा पैराडाइम हमें चेंज होता नज़र आया है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है और मैं ये समझता हूँ ये आगे जाके कोई और भी मसले बनेंगे। और बाय द वे ये मसले पीडीएम के दरमियान नहीं होंगे, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नहीं होंगे। मैं समझता हूँ इनका जो ताल्लुक है हुकूमत के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ होगा। अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक तो गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी वाले जैसे कहते हैं ना पीछे हट के हुकूमत की तरफ रुख है उनका और लड़ाई झगड़े नून लीग के साथ कर रहे हैं। मगर आगे जाके क्या होगा? आपने खुद ही कहा कि बिलावल भुट्टो साहब किस किस्म की बातें आप कर रहे हैं बाहर कि हम तो सेलेक्टर्स के खिलाफ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, असली ऑपोजिशन ही हम हैं। ये कौन होते हैं बताने वाले? अब होगा क्या? अब सेनेट के अंदर और बाहर भी
कंपटीशन होगी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। नून लीग कहेगी हम रियल ऑपोजिशन है, और वो बाय द वे जिस किस्म की बातें भी करेंगे वो लगेगा कि ये ऑपोजिशन है। मगर जैसे आपने कहा, जब गिलानी साहब या पीपल्स पार्टी बात करेगी तो बात ऐसे लगेगी कि यार ये पता नहीं ऑपोजिशन है, ये गवर्नमेंट की हिमायत हो रही है या कोई साजिश हो रही है। तो प्रेशर अब आएगा पीपल्स पार्टी के ऊपर, और अनपॉपुलैरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर आएगी। अगर वो रियल ऑपोजिशन की तरह नहीं एक्ट करेगी तो सारा मीडिया का प्रेशर, आपका हमारा सबका प्रेशर ये है, अगर भाई आप किस किस्म की ऑपोजिशन है, तो वो डिफेंसिव पे चले जाएंगे। ये ना हो कि और दिलचस्प बात बन जाए कि फिर सेनेट के अंदर एक दूसरे को आउटडू करने की कोशिश करें कि हम ज्यादा एंटी गवर्नमेंट है और वो कहेंगे हम ज्यादा एंटी गवर्नमेंट है। तो अगर ऐसे हुआ तो ये सारा सिलसिला जो वो इस्लामाबाद वाले जो बैठे हुए हैं या एस्टैब्लिशमेंट वाले बैठे हुए हैं वो और ही ना कोई चीज बन जाएगी। तो ये अभी बड़ी एक डायलेक्टिकल सिचुएशन है। अब आप देखिए आगे ये होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक चीज़ तो है ना कन्फर्म सिटी साहब के, इमरान खान इज इन सेफ हैंड फाइनली। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे एक बार फिर पूरी दुनिया कोविड की लपेट में है। कोविड-19 कोविड-21 बन चुका है, पहले के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। हमारे खित्ते में बांग्लादेश, भारत का बुरा हाल है, पहले के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सबकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कोविड-19 इसलिए कहा जाता है कि कोविड सन 2019 के दिसंबर में सामने आया था, मगर ख्याल ये था कि शायद ये कोविड-19 ही रहेगा, फिर ये 20 रहा और अब ये कोविड-21 हो गया। उस वक्त के अंदाजे भी गलत हो चुके हैं क्योंकि तीसरी लहर है कोरोना की और पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। कोरोना वायरस के बरतानवी, अफ्रीकी और भारतीय ब्राज़ीलियन वेरिएंट्स पूरी दुनिया के लिए खौफ की अलामत हैं। मुतादिद ममालिक में एक बार फिर हॉस्पिटल्स कोरोना मरीज से भर रहे हैं, लॉकडाउन हो रही है, सख्त पाबंदियां लग रही हैं और वैसे ही माहौल हो रहा है जैसे कि हम साल 2020 में उसके इब्तदाई महीनों में ख़ास तौर पे देख रहे थे। दुनिया के बेशतर ममालिक एक बार फिर एक दूसरे के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के बाद अब ब्राज़ील और जनूबी एशिया कोरोना का गढ़ हैं। अमेरिका 3 करोड़ 15 लाख मुतासरीन और 5,68,000 से ज़ायद अमवात के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है। ब्राज़ील और भारत भी सवा करोड़ केसेस के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यूरोपीय ममालिक में कोरोना की पहली लहर जैसी कैफियत लौट आई है। कल यूरोप में 1,80,000 नए केसेस सामने आए, जिनमें आधे मरीजों का ताल्लुक फ्रांस, इटली और पोलैंड से था। यूरोप में नहीं, बर्र-ए-सग़ीर में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में कोरोना केसेस और अमवात में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। कल भारत में 1,03,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए, जो पूरे कोरोना वबा टूटने के बाद से यौमिया केसेस की सबसे बड़ी तादाद थी। पाकिस्तान में 61,000 इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, 40,000 से ज़ायद मरीज पिछले सिर्फ 10 दिन में रिपोर्ट हुए हैं। बांग्लादेश में कोरोना में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर सख्त लॉकडाउन नाफिज है। यकीनन एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, पूरी दुनिया और हमारा खित्ता इसका सामना कर रहा है। इस मौजू पर बात करने के लिए हम जाएंगे लंदन, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाहिद, जो कंसल्टेंट हैं नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि बरतानिया का क्या हाल है। UK में तो बहुत बुरा हाल था आपसे चंद माह कबल और बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ। इस वक्त करंट स्टेटस क्या है UK में? मेरे ख्याल में पिछले 4 महीने में हमने बहुत मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया है UK में कोरोना को, और बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से हम गुजरे हैं। नवंबर के टाइम से जो लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो अब उसको पिछले 2 हफ्ते में आप ये कहें कि थोड़ा बहुत हमें ईज मिला है। और इस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के साथ साथ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम एग्रेसिवली स्टार्ट हुआ था दिसंबर टाइम से, अब हम काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तकरीबन हम 5 मिलियन डोजेस दे चुके हैं, यानी कंप्लीट वैक्सीनेट कर चुके हैं उन लोगों को, और तकरीबन 32 मिलियन डोजेस हम फर्स्ट डोजेस नेशन वाइड दे चुके हैं, जो तकरीबन आप ये समझ लें कि 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स बनता है। जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि पूरी दुनिया में केसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड में इस वक्त केसेस जो हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। 2 दिन पहले की रिपोर्ट में सिर्फ 10 डेथ्स थी। केसेस यस 3,500 हैं रफली अराउंड दिस फिगर, लेकिन उसका रीजन ये है कि हम बहुत एग्रेसिवली टेस्ट भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल बीइंग अ डॉक्टर जो गोया आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की हद तक जो है काफ़ी हद तक अगर पहले से कंपेयर करें तो कोरोना पे फिलहाल काबू पाया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि यूरोप में एक बार फिर हम मैसिव आउटब्रेक देख रहे हैं।
इसकी क्या वजह है? क्या ये जो वेरिएंट से ये आ रहे हैं, क्या ऐसे ही होना था? अब कोरोना जो कोविड-19 था वो कोविड-21 बन गया है। इस वक्त यूके बेहतर हो गया है, मगर ये यूरोप वगैरह का जो हाल है, इसकी क्या वजह है? इसकी 2-3 वजूहात हैं कामरान साहब। एक तो ये कि आई थिंक लोग भी तंग आ चुके हैं। जो SOPs आप फॉलो करने का कहते हैं, आई थिंक उसके अंदर थोड़ा सा ईज ले लिया गया है कि एक ट्रेंड गुजर गया है तो लोग समझते हैं कि हमें दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। और एट द सेम टाइम जो नए वेरिएंट्स हैं, उन लोगों ने इन वेरिएंट्स ने भी काफ़ी तेज़ी से लोगों को इन्वॉल्व किया है। यानी जो यूके वेरिएंट आप कह लें या ब्राज़ीलियन वेरिएंट कह लें या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट कह लें, इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इकोनॉमिकली आई थिंक क्योंकि चीज़ें ओपन अप होना शुरू हुई मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से लोगों ने मिलना शुरू किया, और ये जनरल ट्रेंड जो है, जब एक दफ़ा वायरस एक पेनिट्रेट कर जाता है तो उसकी रेप्लिकेशन वो बहुत तेज़ी से होती है, तो उसमें 4-6 महीने लगते हैं। तो अब ये जो ट्रेंड अभी हम पूरे यूरोप में देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें अभी एटलीस्ट 2 से 4 महीने और लगेंगे इसको काबू पाते हुए। और इसको टैकल करने का वाहिद तरीका सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है या हर्ड इम्यूनिटी है, कोई और तरीक़ेकार नहीं है। हम इस वायरस को चाहे 2019 कहें या 2021 कहें, हमें अब ये मान लेना है कि हमें इसके साथ रहना है, और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो सिर्फ SOPs को फॉलो करने की तरीक़ेकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाहिद, कंसल्टेंट NHS लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे बरतानिया में कोरोना काबू में आ रहा है, उन मुल्कों में शामिल है, वो मुल्कों में दूसरे मुल्कों के साथ सफरी पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उसके लिए रेड लिस्ट बरतानिया ने बनाई हुई है और उसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है। एतराज़ ये है कि पाकिस्तान से बदतरीन सूरत हाल है, मिसाल के तौर पर भारत की, मगर वहाँ भारतीयों को इस रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि वजह यह है कि आज बरतानवी हुकूमत की कई अहम कलीदी शख्सियात भारतीय नजाद हैं, और यही वजह है कि भारत इंतहाई मुतासर होने के बावजूद बरतानिया की रेड लिस्ट में शामिल नहीं है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। इख्तिताम हफ्ता बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने की वजह से लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के लिए पाकिस्तानी मुसाफिरों की रवानगी का एक तांता बन गया है। परवाज़ों पर बेपनाह रश है और यकीनन लोग जो बरतानिया से यहाँ आए हुए हैं तेज़ी से बरतानिया वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र परसों बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत मज़ीद 4 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया था। अब जुमा 9 अप्रैल से पाकिस्तान भी 40 ममालिक में शामिल होगा जिनके शहरियों पर कोरोना की वजह से बरतानिया में आने पर पाबंदी है। सवाल ये पैदा होता है कि बरतानवी रेड लिस्ट साइंटिफिक बुनियादों पर तरतीब दी गई या पॉलिटिकल बुनियादों पर। हैरान की बात यह है कि बरतानवी रेड लिस्ट में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ख़ास तौर पर भारत शामिल नहीं है। हालांकि इन ममालिक में पाकिस्तान के मजमूई एक्टिव केसेस से भी कहीं ज़्यादा केसेस एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानियों पर बरतानिया में सफरी पाबंदियाँ वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की काबीना में, यहाँ पे लोगों का कहना यह है, उनका इल्ज़ाम यह है कि भारतीय नजाद बरतानवी लीडरशिप का कारनामा है पाकिस्तान को शामिल करना और भारत को उसमें शामिल ना रखना। इस वक्त बरतानवी हुकूमत में कलीदी काबीना के ओहदों पर भारतीय नजाद शहरी मौजूद हैं। बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पाटिल उनमें सबसे अहम हैं। वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक भी हैं। इसके अलावा बरतानवी वज़ीर माहौलियात आलोक शर्मा, ये सब इस वक्त बरतानवी काबीना में शामिल हैं। और इस पस मंज़र में पाकिस्तान का रेड लिस्ट में शामिल होना और भारत का उसमें शामिल ना होना, इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। ये भी बात सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन इस माह के तीसरे हफ्ते में भारत का दौरा भी करने वाले हैं। शायद ये वजूहात हो कि कोरोना के बदतरीन हालात के बावजूद फ़िलहाल अभी तक भारत इस फहरिस्त से मुस्तस्ना है। NCOC के सरबराह और वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि बरतानिया दोहरे मयार को दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा इजाफा जो केसेस में हुआ है वो बांग्लादेश में हुआ है, सबसे कम पाकिस्तान में हुआ है और हमसे कहीं ज्यादा भारत के अंदर हुआ है। तो अगर आप अमवात देख लें इस वक्त फीकस, मैं साइज को एडजस्ट करने के बाद फीकस केसेस देख लें भारत के, फीकस अमवात देख लें, और उसके अलावा मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, जो उन्होंने कुछ हमें एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, मदद के साथ वो एक्सप्लेनेशन भी जो है ना अभी तक हमें उसकी कोई वेरासिटी नजर नहीं आई है। तो इसलिए सवाल जरूर बनता है और हर कौम का ये हक बनता है कि अगर उसको कोई फैसला नजर आए जो उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन के जुमरे में आता है तो उस पर सवाल जरूर उठाने का हक बनता है। खबरें यह है कि बरतानवी हुकूमत के गैर मुनसिफाना रवैये पर पाकिस्तानी नजाद बरतानवी लीडरशिप भी हुकूमत से नाराज़ है और बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह ने वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रैब को एक ख़त में बाकायदा सवाल भी उठाया कि पाकिस्तान में फ्रांस, जर्मनी और भारत के निस्बत कोरोना केसेस की शरह कम है, पाकिस्तान रेड लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है।
नाज शाह के ख़त में लिखा गया है, उन्होंने रेड लिस्ट पर पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया है लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं और इसके लिए ब्रैडफोर्ड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद यासीन, जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनका ताल्लुक़ लेबर पार्टी से है। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब। आप बताइएगा कि आप लेबर पार्टी और दूसरे लोग जो है वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। यकीनन आपके जो वोटर्स हैं उनमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग भी शामिल होंगे कि पाकिस्तान को शामिल किया गया और दूसरे ममालिक के जिसमें इंडिया भी शामिल है वहाँ पे मैसिव स्प्रेड हो रहा है कोविड का, मगर उसको शामिल नहीं किया गया है। आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गैर मुनसिफाना फैसला है, स्पेशली जब आप पर 100,000 कोविड के केसेस देखें तो पाकिस्तान में 13 हैं, बांग्लादेश में 15, इंडिया में 24 और जर्मनी में 137 पर 100,000 और फ्रांस के अंदर 403 पर 100,000। मैं समझता हूँ कि फ्रांस और जर्मनी को स्पेशली लेके कि उनको रेड लिस्ट में नहीं डाला गया और पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये बेइंसाफ़ी है और हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी ने ये फैसला पार्लियामेंट्री रिसेस के दौरान लेकर जो है वो तशवीश गहरी कर दी है और हमें सख्त हैरान कर दिया है कि एक नहायत ही आम फैसला जो इस रिसेस के अंदर लिया गया है और इसकी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी नहीं हो सकती क्योंकि पार्लियामेंट 12 तारीख तक बंद है और हम जब तक वापस नहीं जाएं हम इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। हम खत के जरिए मैंने भी खत लिखा है और उसमें मैंने चैलेंज किया है कि ये फैसला किस तरह किया गया है और दूसरे जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी यही कोशिश की है। तो हम सबको पता है कि ये जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया, इन्होंने सफ़र कानून के तहत किया क्योंकि इसी गवर्नमेंट ने उन्हें शादियों के लिए और फ्यूनरल्स के लिए जाने की इजाज़त दी। हमें यह भी पता है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो इस मुल्क के बरतानिया के अंदर मौजूद है उनकी टाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग है बैक होम और वो लोगों से मिलने के लिए और अपने बच्चों की शादियों के लिए भी जाते हैं। तो इस दौरान क्योंकि ये और यासीन साहब इसका एक बड़ा ट्रेजिक पहलू भी है, इसका एक बड़ा ट्रेजिक पहलू भी है कि ये लोग जिस वक्त पाकिस्तान आए हैं उस वक्त जाहिर है कि यूके में बेपनाह कोविड फैला हुआ था और फिर ये जो यूके वेरिएंट है उसकी बड़ी बात हो रही थी और यहाँ पे जो स्प्रेड हुआ है उसके बाद हुआ है जब ये लोग यहाँ आए और फिर ये शादियाँ वगैरह हुई और उसके बाद फिर अब इस पूरी सूरत हाल में ख़ास तौर पे पाकिस्तान को टारगेट किया गया है। ये फरमाइएगा कि ये आपने भी जैसे कि इस हवाले से आपने भी अपना लेटर लिखा है तो इसकी स्क्रूटनी होगी नेक्स्ट वीक जब ये पार्लियामेंट खुलेगी और हुकूमत को बताना होगा और फिर हुकूमत पे प्रेशर होगा कि इसमें इंसाफ करे कि जिन मुल्कों के साथ नहीं हो रहा फिर पाकिस्तान को क्यों सिंगल आउट किया गया है। कमरान भाई, आपकी नाज़रीन की सहूलत के लिए मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान नहीं गए या बांग्लादेश नहीं गए। ये इन लोगों को इनकरेज किया गया कि ये शादियों के लिए जा सकते हैं और जब ये लोग वहाँ पे गए बड़ी तादाद में गए क्योंकि पिछले 1 साल से लॉकडाउन की वजह से ये अपने बच्चों की अपने प्यारों की शादियाँ नहीं कर सके और अपने वालिदैन से नहीं मिल सके थे। तो ये जब बड़ी तादाद में लोग चले गए तो अब अचानक ये फैसला करके 1 हफ्ते का नोटिस देकर इन लोगों को वहाँ पर फंसा कर रख दिया गया है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा जुल्म है और इंशाल्लाह हम इसकी स्क्रूटनी करेंगे जब पार्लियामेंट खुलेगी। लेकिन उससे पहले हम कल एक जॉइंट खत लिख रहे हैं जिसमें बेशुमार लेबर एमपीज के दस्तखत होंगे और हम इस फैसले को प्राइम मिनिस्टर से जवाब तलब करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये इस फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए और जितने लोग जो बरतानिया की माईशत में अपने हार्ड वर्क की वजह से जो हिस्सा डालते हैं आज उनको एक सजा दी जा रही है। यासीन साहब ये बताइएगा कि क्या सिर्फ लेबर पार्टी ऑब्वियसली जो अपोजिशन पार्टी है वो इस पे एतराज़ कर रही है और फिर जो हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग टोरी पार्टी के अंदर है वो भी कुछ आप सुन रहे हैं कि वो भी आपकी आवाज़ से आवाज़ मिला रहे हैं या नहीं, वो अपनी गवर्नमेंट के फैसले के साथ खड़े हैं? देखिए जिन कंस्टिट्यूंसीज में पाकिस्तानी कश्मीरी वोट्स हैं वहाँ के एमपी ने आवाज़ तो ज़रूर उठाई है लेकिन उनकी आवाज़ इतनी स्ट्रांग नहीं है जिस तरह की आवाज़ लेबर के एमपीज उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबको आगे बढ़ना चाहिए और हमें इन बहन भाइयों की जो पाकिस्तान के अंदर इस गवर्नमेंट के फैसले की वजह से कंप्लीटली स्टक होंगे उनकी मदद करनी चाहिए। एक और बात मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी अर्ज करूंगा
कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि कुछ चार्टर्स फ्लाइट चला रहे हैं लोगों को वापस लाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा चार्टर्स फ्लाइट्स की जरूरत है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर फंस बहुत गए। शुक्रिया जनाब मोहम्मद यासीन, मेंबर पार्लियामेंट, बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट, लेबर पार्टी से ताल्लुक़ है हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।